हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो अपकमिंग क्लास 11th का पेपर होने वाला है उसके रिलेटिव कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आपको सिंपल पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी LT-1 होता है और उसका टाइम का क्या होता है t, तो इसका मतलब LT-2 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन, उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन के याद रखिएगा विस्कोसिटी का, और जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव, इसमें से कोई कौन सा चीज जो नेगेटिव कभी नहीं होता, टोटल पाथ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और न। तो याद रखिएगा टोटल पाथ लेंथ यानी एक तरह का डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। ओके, क्लियर है बात समझ में आया, तो ये इसका आंसर होगा टोटल पाथ लेंथ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, आपको हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। जो थर्ड क्वेश्चन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज यूनिट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा बाई टी दैट इज कॉल्ड ओमेगा, और इसका जो यूनिट जो होता है वो आप देख सकते हैं रेडियन पर सेकंड होता है। ओके, यानी इसका आंसर तो है एंगुलर वेलोसिटी और यूनिट क्या होगा इसका, रेडियन पर सेकंड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ। तो याद रखिएगा सेकंड लॉ को ही हम रियल लॉ कहते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ वी कैन डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ। ओके, क्लियर है, इसलिए सिर्फ रियल लॉ कहा जाता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ग्रेविटेशन वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर। तो याद रखिएगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स की खासियत क्या होती है, ये शॉर्ट रेंज का होता है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है, ये सैचुरेट होता है। ओके, और एक लिमिट तक ये क्या होता है कि एक अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद क्या होता है रिपल्सिव के नेचर को ये पाने लगता है। ओके, तो ये होता है न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी। ओके, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ग्रेविटेशन फोर्स का क्या प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता, रॉकेट प्रोपल्सन किस प्रिंसिपल बेस है, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखिएगा ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस है। ओके, रॉकेट का जो छूटना होता है वो लीनियर मोमेंटम के, यानी जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है कि कोई भी इवेंट होने से पहले जितना, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, याद रखिएगा सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जितना मोमेंटम पहले होता है उतना ही मोमेंटम क्या होता है बाद में होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन। ओके, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि नॉर्मल, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन बिकम 2 टाइम देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए कोई भी फोर्स में नॉर्मल फ्रिक्शन अगर 2 टाइम्स हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंडेंट करने वाला, ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करने वाला। ओके, तो इसलिए रिमेंस सेम हो जाता है। ओके, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी यू विल रिबाउंस विद द सेम स्पीड, द इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल इज। ओके, सपोज कीजिए कोई एक दीवार है, उस पे हमने एक बॉल, इसका मास m था, u वेलोसिटी से जाकर स्ट्राइक करता है और वो बिल्कुल सेम स्पीड के साथ रिबाउंस कर देता है। तो इसमें जो इंपल्स इंपार्टेड होगा, इंपल्स का मतलब एक तरीके से कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इंपल्स का जो मैं तो 2-3 बातें बता देता हूं कि इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, इसलिए इंपल्स और चेंज इन लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन और यूनिट होता है दोनों सेम होता है। यानी हमें इस क्वेश्चन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, डेल पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप पी फाइनल क्या होगा माइनस एम यू, क्योंकि रिबाउंस करके वापस गया था, माइनस एम यू, इसका मतलब -2mu, बट आपको सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड से काम ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग देखेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तो इस ऑप्शन नंबर 4 पे आपको जाना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 पे। चलिए अगला जो क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि विच फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, इसमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, बट जो पाथ पे डिपेंड करने लगे वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, यहाँ पर नॉट कंजर्वेटिव यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, अब मुझे बताइए कि इसमें से आप
कैसे करके प्रूफ करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जो देखने वाले जो ऑडियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वाकई में आपने फिजिक्स पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, उसमें मुझे बताइए कि आप कैसे करके प्रूफ करेंगे कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से, राइट ऑप्शन है ए। उसी तरह से सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ को लॉ ऑफ टाइम या लॉ ऑफ पीरियड के नाम से कहा जाता है। लॉ ऑफ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, लॉ ऑफ एरिया जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस है। ओके, और लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड या टाइम पीरियड, जो टाइम स्क्वायर हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर लेंथ का होता है ऑफ द इलेप्टिकल पाथ। ओके, लॉ ऑफ ऑर्बिट तो आप जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। जब वो सन के क्लोजेस्ट होता है तो वो पेरीहेलन कहलाता है, जब दूर होता है तो एपीहेलन कहलाता है। ओके, ये सारी चीजें आपको रिकॉल करने में चीजों को मदद करेगी। अगला ध्यान से समझिए, वेलोसिटी ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम इक्वेटर, सेम एवरीवेयर, मैक्सिमम एट द सेंटर। ओके, ये जी का मान 9.8 जो कि तो पोल पे मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे आप पोल टू इक्वेटर की ओर जाते हैं जी का मान डिक्रीज करता है। ओके, बट सेम तो नहीं होता क्योंकि हाइट के साथ और पोजीशन के साथ भी चेंज होता है, इसलिए राइट आंसर होगा मैक्सिमम एट पोल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्लास्टिक मटेरियल है। ओके, इसमें है आयरन, वुड, रबड़, प्लास्टिसिन। ओके, तो यहां पर जो प्लास्टिसिन का प्लास्टिक की बात किया जा रहा है, प्लास्टिक की बात करें, कौन सा इसमें से जो मोस्ट प्लास्टिक है। प्लास्टिक का एक होता है इलास्टिक मटेरियल, होता है प्लास्टिक मटेरियल। जब हम प्लास्टिक इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं तो जो बॉडी जितना जल्दी अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेता है वो बॉडी उतना ही ज्यादा इलास्टिक बॉडी कहलाता है। लेकिन इसके अलावा जो बॉडी एक बार डिफॉर्म हो जाता है और इतनी आसानी से शेप और साइज नहीं रिगेन करता है उसको कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें देख सकते हैं आयरन और वुड तो प्लास्टिक इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन जो प्लास्टिक बॉडीज भी होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रबड़ को प्लास्टिक बॉडी उसको इलास्टिक बॉडीज में काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी का पाथ वो सेम ओबे नहीं करता। क्योंकि अगर आपने रबड़ के बारे में पढ़ा होगा, उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पढ़ा होगा, तो वो एक बार इस पाथ को ओबे करता है और एक बार इस तरह, तो ये हुक्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा रबड़। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये देखिए हुक्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है, अगर स्ट्रेस बढ़ा दिया तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। उसमें सब जानते होंगे, यंग्स मॉडुलस होता है, एक बल्क मॉडुलस होता है। ओके, ये शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ओके, इन सब के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का क्या होता है केजी, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का, मोनोमीटर भी गैसियस प्रेशर, हाइड्रोमीटर लिक्विड प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है। ओके, और लिक्विड की दूध की प्योरिटी को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, ये सब सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि सॉलिड मटेरियल आर हीटेड बाय, सॉलिड मटेरियल किसके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो सॉलिड मटेरियल को कंडक्शन के थ्रू हीट किया जाता है, आप उसमें एक एंड पे उसको हीट करते हैं और वो दूसरे एंड पे पहुंचता है, तो आपने उसे डायरेक्टली हीट करता है, बाय कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, इसमें कंडक्शन के थ्रू उसको हीट किया जा सकता है। ओके, हालांकि यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू, अगर सॉलिड मटेरियल अगर आपने वहां पे नीचे पे उसे चूल्हा के थ्रू रख दिया तो वो हीट से भी ऑब्जर्व होता है, बट यहाँ राइट ऑप्शन ए टिक करना है, कंडक्शन होगा। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इस क्या होता है, फॉर कभी भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट एनर्जी ऐड हो रहा है ना हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए उसके हीट एनर्जी यानी यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कांस्टेंट होने के कारण से आप ये याद रख सकते हैं इसमें रिमेन सेम, और चूंकि यू कांस्टेंट होता है तो याद रखिएगा डी यू इसका क्या होता है जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है जीरो। और इंटरनल एनर्जी में क्या क्या शामिल है, इंटरनल एनर्जी में आपको पता है इसमें सारी तरह की एनर्जी शामिल होती है, इसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल है, इसके अंदर से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, हर तरह की एनर्जी शामिल है। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेविटेशन पुल को छोड़ के। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कांस्टेंट था, चूंकि आइसोथर्मल आइसो मींस सेम, थर्मल मतलब हीट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर ना ही इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी होगा, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी याद रखिएगा dt इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में है तो टोटल डिस्टेंस इन वन टाइम पीरियड, जैसे सपोज कीजिए ये कोई मीन पोजीशन था, ये प्लस ए है और ये क्या है माइनस ए। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का वीडियो देखना है, अगर इसके बारे में पढ़ना है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है गेट नेट ट्यूटोरियल, आप वहां जाकर मैंने सिंपल हार्मोनिक
बारे में बताया हुआ है, आप जाके वहां पे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। खैर अभी आते हैं क्वेश्चन पे कि कभी कोई बॉडी अगर 1 कंप्लीट पीरियड ओसिलेट कर रहा है, यानी बॉडी यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो एक कंप्लीट ओसिलेशन तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो आपको सीधा आंसर करना था ए 2a, फिर 3a और यहाँ पे क्या 4a, तो राइट ऑप्शन 4 हो जाता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो आंसर हो जाता है इसका 0 हो जाता। डिस्प्लेसमेंट पूछने, यहाँ पे डिस्टेंस आपसे पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नॉट सिंपल, इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? वर्टिकल ओसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ सिंपल प्लांट, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, ओसिलेशन ऑफ अ लिक्विड। तो यार मोशन ऑफ अ प्लैनेट, प्लांट लिखा हुआ है बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक एग्जांपल होता है टू एंड फ्रो मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। और आपको अच्छे से मैंने एक वीडियो में भी बताया हुआ होगा, ओके, कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। ओके, इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, अगला ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है? द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, increases with pressure, increases with the increase in humidity, decreases with the decreases in humidity। ओके, तो आप बताना कि जो साउंड वेव होता है वो क्या होता है? कि जो साउंड वेव होता है, याद रखिएगा, स्पीड ऑफ वो किस पे डिपेंड, पहले तो टेम्परेचर का रूट के डिपेंड करता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो है नहीं। ओके, इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट बोल दिया मैं इसमें, यानी वो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर हो गया। उसके बाद वो इंक्रीज इन प्रेशर होता है, नहीं। याद रखिएगा, जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, रूट अंडर गामा P by rho। गामा इज कॉल्ड Cp by Cv, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और P जो आप जानते हैं प्रेशर होता है और डेंसिटी होता है, रो मतलब डेंसिटी होता है। जैसे जैसे अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ध्यान समझिए कि कोई भी मीडियम में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने के साथ उस गैस की डेंसिटी भी बढ़ती है। तो प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के लिए रिलेटिवली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो गामा का मान होता है, गामा तो एक से भी कांस्टेंट, यानी P by rho क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है कि घटती है? ये मैंने आपको दो ऑप्शन बता दिए, दो ऑप्शन आपके लिए कमेंट सेक्शन में मैंने छोड़ दिया। आप चाहे गूगल कीजिए या बुक पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि विद प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिट इज मैटर एनर्जी मैटर में और एनर्जी मैटर मोमेंटम। तो जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक्चुअली वेव जब ट्रांसमिट है वो केवल अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके कैरी करता था, बट यहाँ एनर्जी और मोमेंटम होना चाहिए था, बट ऑप्शन मैटर होने के कारण से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो वेव होते हैं वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करके चलते हैं। ओके, आपको पता होगा, अगर आपने वेव की मेरी वीडियो देखी होगी, मैं प्लेलिस्ट का यहाँ लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो वेव जो होता है, वेव को हम लोग दो कैटेगरी, एक्चुअली बेसिकली तीन कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक होता है मैटर वेव। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है, नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता। मैटर वेव तो खुद पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड ये होता है, वेव होता है। ओके, और मैटर वेव, मैकेनिकल वेव के ही दो टाइप होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक क्या होता है? ट्रांसवर्स। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है, और लाइट क्या है? लाइट आप मुझे बताइएगा कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल? अगर वो ट्रांसवर्स है तो उसको मीडियम की जरूरत है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव है तो उसको मीडियम की जरूरत है कि नहीं है? ये क्लियर है? यही क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होता है? जब क्या होता है? थीटा का वैल्यू क्या होता है? 45 डिग्री होता है। जैसे कि रेंज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, तो इस रेंज को मैक्सिमम करने के लिए इसको क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा का मान 1 होगा, और 1 कितने यहाँ से होता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे जब आप साइन 2 थीटा का मान अगर 1 करते हैं तो साइन 2 थीटा का मान 1 कब होगा? जब साइन उसका वैल्यू 90 होगा। तो यहाँ साइन साइन कट जाएगा, हालांकि काटना नहीं होता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो 45 डिग्री इज द रेंज क्या होता है कि उस पर रेंज क्या होता है? मैक्सिमम। अब मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि 45 डिग्री पर अगर रेंज मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला हो सकता है? ओके, बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सा चीज जो होता है कांस्टेंट? काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करे उसका ये कंपोनेंट u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ऑल इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, स्पीड ऑफ द मोशन, बीएनसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला है, क्योंकि इसका आंसर इनर्शिया ऑफ मोशन भी सही है कि जब आप कोई बस में टर्न मारते हैं तो आपको व्हेन बस सडनली टेक्स टर्न, कभी बस सडनली टेक टर्न करता है तो उसको आउटवर्ड फोर्स मिलता है। हालांकि रीजन यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ एक्सेलरेशन और स्पीड भी दिया हुआ है और इनर्शिया यानी बॉडी को खुद को मेंटेन रखने की टेंडेंसी भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ बी और सी भी दिया हुआ, तो अगर आप कहीं पर सर्च करके देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए भी मिलता है राइट आंसर, बट कहीं कहीं आपको बी और सी भी मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला सवाल आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन सिटिंग ऑन एन ओपन कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इन द कार, द बॉल will fall outside the car, in the car, ahead of the person, in the car to the side of the person, exactly in the hand which threw it up। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी कोई इंसान अगर ओपन कार में बैठा हुआ, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई इंसान एक खुले हुए कार में बैठा हुआ है, जीप में बैठा हुआ, उसने एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, ओपन का मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ बॉल वर्टिकली अप। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कार चल रहा था और आपने क्या किया, उसको ऊपर की ओर फेंका गया है, तो बताइए कि बॉल कहां गिरेगा, कार के बाहर, कार से आगे की ओर, कार से पीछे की ओर, या फिर सीधा उसके हाथों पे। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कार एक्सेलरेट नहीं होता, कार एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी सूडो फोर्स उसको महसूस नहीं होगा, और जब कोई सूडो फोर्स नहीं हो रहा तो बॉल को जब उसने थ्रो किया तो बॉल उसके सीधे हाथ पे गिरेगा, यानी एग्जैक्टली इन द हैंड ऑफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल रीड। तो स्पीडोमीटर क्या नापता है, आप मुझे बताइए। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, ये कमेंट सेक्शन में आपको खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, इसमें से कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। तो ये आपको आंसर भी पता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और बाकी सारे के सारे कैसे क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, अब एंगुलर वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो आपका होता है, जैसे वेलोसिटी में चेंज होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो उसे आप एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी से, इसको आप अल्फा सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसे आप ω2 - ω1/t के नाम से जानते हैं। ओके, ये चीजें आपको शायद पता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या अंतर होता है। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या दोनों सेम है, क्या दोनों में, और डिफरेंट है भी तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सा, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप मुझे ये कर, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज ए, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दिस। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज करता है। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब मुझे एक केस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग होता है। ठीक है, अगर अपोजिंग है तो कैसे, और अगर सपोर्टिंग अगर होता है, फ्रिक्शन सपोर्टिंग भी होता है तो कैसे। एक केस मुझे बताइए जब ये सपोर्टिंग होता है, तो आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कौन सा यूनिट नहीं है, तो देखिए ध्यान से, किलोवाट, जूल है, किलोवाट है, कैलोरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलोवाट, वाट तो पावर का होता है, तो किलोवाट क्या होता है आपका पावर का यूनिट होता है, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ओके, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, याद रखिए इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 35, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होगा, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है समेशन mr², मास का kg होता है, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ओके, क्लियर है। चलिए आप मुझे बताइए तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज का नाम बताइए जो आपस में क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज लाई इनसाइड द लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, मे लाई आउटसाइड और इनसाइड। ओके, तो विद इन और आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें से सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, बॉडी के अंदर बाहर, या हमेशा अंदर हमेशा बाहर, या कोई भी अंदर बाहर दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए, क्या ये आंसर बहुत इजी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये आंसर आई थिंक जरूर पता होगा, और इनफैक्ट मेरे सभी को पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, मैंने तो ये बताया, केपलर सेकंड लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने अभी बताया कि ये किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स के रिगार्डिंग में कौन सा चीज क्लियर? ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवेंसिंग मीडियम, ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एक्शन रिएक्शन पे नॉन सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है वही सबसे, ग्रेविटेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर दो मासेस के बीच में हमने किसी मीडियम को फिल कर दिया है तो ये मास पे, ये इस मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ही नहीं करता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस मीडियम की प्रॉपर्टी पे जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो हम जो लिखते हैं F बराबर G m1m2/r², यहाँ पर G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में जब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करने लगता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी B इज इक्वल टू μ0/4, ठीक है, m1 m2/r², तो μ0, उनके बीच में ये फ्री स्पेस की बात है। अगर कोई मेटेरियल मीडियम होगा तो μ0 की जगह म्यू हो जाएगा, तो डेफिनेटली मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है इसलिए। लेकिन इसमें ग्रेविटेशन फोर्स के सेंस में ये ऑप्शन करेक्ट दिखाई देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आपसे पूछा ग्रेविटेशन कैपिटल G का यूनिट क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं, F बराबर G m1m2 बाई क्या होता है, r², तो कैपिटल G इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू क्या, m1 इंटू m2। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सॉलिड विच ब्रेक अबव द इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट से बाहर में जाके टूटता है उसको क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए रखा गया है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि इलास्टिक लिमिट से आपका कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पता होगा, तो ये होता है इलास्टिक लिमिट। ओके, इस तरह से ग्राफ है, और इलास्टिक लिमिट होता है मैक्सिमम, जहां पर हुक्स लॉ ओबे भी करता है। एक पॉइंट ए होता है, ठीक इसके बगल में एक पॉइंट होता है बी, जहां पे वो इलास्टिसिटी को फॉलो करता है। उसके बाद एक आता है ब्रेकिंग, आता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट आता है। ओके, किसी का फ्रैक्चर पॉइंट बगल में होता है, किसी का फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, दूर में होता है। क्लियर? मैं थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन का आपको थोड़ा बता दे रहा हूं कि उसी से रिलेटेड है। तो बताइए जो इलास्टिक द सॉलिड विच ब्रेक अबव द इलास्टिक लिमिट, वो क्या होता है, ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, या इलास्टिक होते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग ये खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। थैंक यू।